सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है भारतीय बहीखाता प्रणाली। भारतीय बहीखाता प्रणाली हिंदी में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, क्योंकि आप जब इसकी विशेषताएं देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में यहाँ पर हिंदी में ही क्यों सर ने इसको लेकर आए हैं, इंग्लिश में ये क्यों नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं भारतीय बहीखाता प्रणाली का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो हमारे देश में अगर बात करें प्राचीन काल से ही व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि रही है। हमारा देश प्राचीन काल से ही व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पहले से ही बहुत ज्यादा विख्यात रहा है, प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल में व्यापारिक लेन देनों का जो लेखा करने के लिए हमारे देश में अपनी प्रणाली थी, अपना सिस्टम था, जिसे भारतीय बहीखाता प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमारे देश में पहले से ही एक प्रणाली थी जिसको हम यूज करते थे अपने लेखा जोखा करने में। तो उसी प्रणाली को भारतीय बहीखाता प्रणाली कहते हैं। तो संक्षेप में यह अतः भारतीय बहीखाता प्रणाली एक प्राचीन प्रणाली है, सबसे प्राचीन प्रणाली इसको कहेंगे। और इसका जो प्रारंभ हुआ था भारत देश में ही हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली की तरह सरल, शुद्ध व नियमों पर आधारित एक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। जो आपकी भारतीय लेखा प्रणाली है, वह दोहरा लेखा प्रणाली की ही तरह है। जैसे वो सरल है, जितनी सरल वो है उतनी सरल ये है, जितनी शुद्ध वो है उतनी शुद्ध ये है, जितने नियम इसमें है उतने नियम वहां पर भी हैं। तो इस विधि में बिना लाइन वाली, अब इसकी बातें देखिए ध्यान वाली, इस इस विधि में बिना लाइन वाली बहियों का प्रयोग किया जाता था। मतलब ऐसी बहियां यूज की जाती थी। अब आप कहेंगे सर बहियां क्या है? देखिए बहियां कुछ नहीं, नोटबुक है, बुक है, जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। उसमें लाइनें नहीं होती थी, बिना लाइनों वाली होती थी। तो बिना लाइनों वाली बहियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें नियमानुसार प्रत्येक कागज पर सले होती थी। कागज जो होता है उस पर सले होती थी, सले मतलब कॉलम बना देते थे उस पर। तथा ये बहियां हिंदी या किसी, देखिए हिंदी या किसी भारतीय भाषा में, या तो ये किस में लिखी जाती थी, हिंदी में, या फिर किसी भारतीय भाषा में लिखी जाती थी। तो भारतीय लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका जन्म भारत में ही हुआ, जिसमें बहियों का प्रयोग किया जाता है। उन बहियों में लाइनें नहीं होती हैं, सले होती हैं, और इनको हिंदी या किसी अन्य भाषा में बनाया जाता है। तो ये अर्थ हो गया हमारे भारतीय लेखा प्रणाली का। दोबारा सुन लीजिए, भारतीय लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसका जिसका जो आविष्कार हुआ वो भारत में ही हुआ, जो भारत में ही भारत में ही जिसकी शुरुआत हुई। और इस प्रणाली में बहियां होती हैं जिनमें बिना लाइनें वाली, इनमें बिना लाइनें होती हैं, मतलब प्रत्येक कागज पर सले होती हैं, बिना लाइन की बहियां होती हैं। जैसे आपने किसी पुराने उसमें कहीं जो ब्रिक्स वाले होते हैं, ईंटों वाले भट्टे होते हैं, या मिल्कमन होता है, दूधिया होता है, उनके पास अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक नोटबुक सी होती है, मोटी मोटी रजिस्टर होते हैं। उन पर क्या होती है, बहुत ज्यादा सिलाई होती है, बहुत ज्यादा सिलाई लगी हुई होती है उन पर। या आपने देखा होगा किसी पंडित जी के पास देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, या किसी मंदिर में देखा होगा आपने, मस्जिद में देखा होगा, तो वहां पर क्या है, वहां रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टर पर बहुत ज्यादा धागे से सिलाई लगी होती है। अगर आप उनको खोल के देखेंगे उनमें लाइनें नहीं होती, वो कोरे सीधे कागज होते हैं, साफ कागज होते हैं बिना लाइनों वाले, वही तो बहियां होती हैं। तो उन बहियों का प्रयोग जिस प्रणाली में किया जाता था वही तो भारतीय बही खाता प्रणाली है। और इसके बारे में अग्रवाल जी ने क्या कहा है, भार बही खाता जिसे, वही खाते की जिस विधि का जन्म भारत में हुआ उसे भारतीय लेखा प्रणाली कहते हैं। क्यों? सही कहा आर के अग्रवाल ने, ये क्या, क्योंकि जब जिस प्रणाली का जन्म भारत में हुआ उसी को तो भारतीय बही खाता प्रणाली कहेंगे, दूसरी को थोड़ी ना कहेंगे। तो समझते हैं अब इसकी विशेषताओं को, कि आखिर इसमें विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ध्यान से सुनना है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पर आपके विशेषताओं की,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें यहाँ पर तो भारतीय बही खाता की जो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अंग्रेजी की जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, उससे इसको भिन्न बनाती हैं। किसकी? भारतीय लेखा प्रणाली की ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको किससे अलग बनाती हैं? दोहरा लेखा प्रणाली से अलग बनाती हैं। अब वो विशेषताएं क्या है? नंबर वन पर आती है पहली विशेषता, भारतीय भाषा का प्रयोग। देखिए भारतीय बही खाता प्रणाली में हमेशा क्या होता है कि इसमें हमेशा ही हिंदी भाषा, सदैव हिंदी या फिर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग होता है। या तो हिंदी का प्रयोग होगा या फिर भारतीय भाषा का प्रयोग होगा। मतलब ये भारतीय भाषा में ही लिखी जाती है। लेकिन लेकिन एक बात और भी है, लेकिन अधिकांश क्या है? मुंडिया भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये बात देखिए भारतीय वही आपके जो डबल एंट्री सिस्टम उसमें तो है नहीं कि हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए या फिर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए। उसमें तो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भारतीय भाषा प्रणाली उससे अलग है, क्योंकि भारतीय भाषा प्रणाली में क्या हो रहा है? भारतीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, बहियों का प्रयोग। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? इस प्रणाली में रजिस्टरों के स्थान पर, इसमें रजिस्टर नहीं, रजिस्टर के स्थान पर क्या होता है? लंबी-लंबी बहियों का प्रयोग होता है। लंबी-लंबी बहियाँ होती हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। इनके पन्ने चिकने व मोटे होते हैं। पन्ने मतलब पेज। इनके जो पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, वो चिकने और मोटे कागज के होते हैं तथा बिना रूल लाइन के होते हैं। ऊपर वाला लाल कवर चढ़ा होता है। ये जो इसके जो आपकी बहियाँ होती हैं, उन पर कैसा कवर होता है? लाल रंग का कवर चढ़ा होता है, कपड़े की तरह का। तथा बहिये के सिरे पर बही को बांधने के लिए डोरी बंधी होती है। इसमें साइड में डोरी भी बंधी होती है कि बही को आप बांध के रख सकते हैं। तो पहली क्या था कि भारतीय भाषा में लिखी जाती हैं। दूसरा क्या था कि इसमें बहियों का प्रयोग होता है, रजिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। बहियां भी कैसी होंगी? बिना लाइन की बहियां होंगी और उन पर लाल कवर चढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है? सलों का प्रयोग। बहियों में खाने नहीं बनाए जाते, ये भी याद रखना। खाने मतलब कॉलम्स, कॉलम्स नहीं। देखिए भारतीय बही का आपकी जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें तो आप डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, आपका एलएफ, अमाउंट अमाउंट इस तरह के जनरल में कॉलम बना देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है? इसमें खाने नहीं बनाए जाते, बल्कि क्या होता है? इसमें इसमें इसके लिए खानों के लिए क्या होता है? प्रत्येक पन्ने को 8 या 6 भागों में, 6 सलों में मोड़ दिया जाता है। अब सले क्या है? मतलब जो कॉलम्स होती हैं, वो जो सले बनाई जाती हैं लाइन, वही तो सले हैं। पहला मोड़ रकम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य मोड़ों में सौदों का विवरण लिखा जाता है। प्रारंभिक लेखे की बही में प्रत्येक सौदे का पूरा विवरण लिखा जाता है, जबकि अन्य खातों में विस्तृत विवरण नहीं लिखा जाता। केवल प्रारंभिक लेखों की बहियों की पृष्ठ संख्या का उल्लेख होता है। तो सलों का प्रयोग होगा इसमें। दूसरा, इसकी जो लाइनें नहीं होंगी, इसकी कॉलम्स कैसे बनाई जाएंगी? इसकी कॉलम्स को बोलते हैं सले। वो मोड़कर बनाई जाती हैं। अब जैसे पहला मोड़ होगा, पहली वो कॉलम कहलाएगा और उस पहली कॉलम में जैसे आप अमाउंट लिखते थे, इसी तरह से पहले मोड़ में यहाँ भी क्या होगा? यहाँ रकम लिखेंगे। पहले मोड़ में क्या लिखेंगे? रकम। मोड़ मतलब पहली जो कॉलम होगी उसमें क्या लिख देंगे? रकम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो मोड़े होंगी, जो बाकी आपने कॉलम से बना रखी हैं, उसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, मतलब विवरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें हम? विवरण लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिनांक लिखने का ढंग। अगर दिनांक लिखने का आप ढंग देखोगे भाई साहब, तो इसमें शुद्ध हिंदी होती है। इस पद्धति में तारीख सबसे ऊपर लिखी जाती है। दिनांक के लिए अंग्रेजी पद्धति के अनुसार कोई खाना अलग से नहीं बनाया जाता है। इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं होता कि डेट का कॉलम बना रहे हो। जैसे आप जनरल में डेट का कॉलम बनाते थे ना, तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप डेट का कॉलम बनाएंगे, नहीं। इसमें तो ऊपर लिख दोगे डेट, दिनांक, जो भी दिनांक होगी उसको ऊपर लिख दिया जाता है भारतीय बहीखाता प्रणाली में। तो पहला क्या था कि ये भारतीय भाषा में लिखी जाएगी। दूसरा, इसमें बहियां होती हैं, रजिस्टर नहीं होते। और आपका फिर इसमें सले होती हैं और इसमें दिनांक लिखने के लिए ऊपर लिख दी जाती है दिनांक। इसमें कोई कॉलम अलग से नहीं होता। अब बात कर लेते हैं यहाँ जमा एवं नाम पक्ष। बाईं ओर को जमा पक्ष, याद रखना। बाईं ओर मतलब, बाईं मतलब लेफ्ट,
लेफ्ट साइड जो होगी उस लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जमा पक्ष। देखिए भाई ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं आपके कि लेफ्ट साइड को कौन सा पक्ष कहते हैं? तो जमा पक्ष। इसका हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। और दाई ओर को नाम कहते हैं। दाई मतलब राइट जो होता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो होती है, तो राइट हैंड साइड को आप क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे। तो जमा और नाम, ये जमा नाम क्या है? ये जमा नाम है, आपका जमा होता है क्रेडिट और नाम होता है डेबिट। किसके नामे करे? किसके नाम में चढ़ा दिया, किसको? डेबिट कर दिया। अगर हम लोचता की बात करें, तो इस प्रणाली में लोचता पूर्ण पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अर्थात आवश्यकता, अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप व्यापार की वृद्धि होने के साथ ही बहियों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार बढ़ गया है तो बही आपकी वही है, नहीं। इसमें लोचता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। इसमें जैसे ही व्यापार बढ़ेगा तो आप अपनी बहियों को भी बढ़ा सकते हैं। व्यापार के परिवर्तन के अनुसार वही खातों की बहियों को संख्या में परिवर्तित सरलता से किया जा सकता है। अगर आपका व्यापार परिवर्तन हो रहा है व्यापार में, तो इस प्रणाली में भी आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। गोपनीयता की बात करें, सीक्रेसी की बात करें, तो देसी एवं स्थानीय भाषा में लिखी जाने के कारण बाहरी जो व्यक्ति है, इन खातों को आसानी से नहीं समझ सकता है। इसलिए इन बहियों में क्या होती है? इन बही खातों में गोपनीयता बनी रहती है। क्योंकि आप हम तो समझ लेंगे, लेकिन अगर कोई विदेश से आता है या कोई हिंदी नहीं जानता, तो उसकी तो समझ में नहीं आएगी बाहरी बाहरी व्यक्ति की। तो इसलिए इसमें गोपनीयता होती है, सीक्रेसी होती है। इसका सभी को पता नहीं चलता है। इसको सभी के कंट्रोल में पढ़ने या लिखने या बनाने नहीं होती है। वैज्ञानिकता, देखिए वैज्ञानिकता भी है इसमें, वैज्ञानिक भी होती है ये। भारतीय बही खाता प्रणाली पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। पूर्ण रूप से क्या है? वैज्ञानिक है। और जैसे दोहरा लेखा प्रणाली होती है, तो दोहरा लेखा प्रणाली के प्रणाली पर आधारित है। ये बिल्कुल उसी पर ही आधारित है। जैसे हर लेन देन के दो दो पक्ष होते हैं, यहाँ भी दो पक्ष होते हैं। इसमें लेखे एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक में एक ही पक्ष लिखे जाते हैं। इसमें लेखे एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक में एक ही पक्ष लिखे जाते हैं। जैसे यदि प्रारंभिक पुस्तकों में कोई लेखा जमा पक्ष में किया जाता है, तो अंत तक वह जमा पक्ष में ही लिखा जाएगा। अंग्रेजी प्रणाली की तरह विपरीत पक्षों में नहीं। इसमें ये भी बात है, अगर कोई लेखा शुरू में लिखा गया है आपका एक पक्ष में, जमा पक्ष में लिखा गया है, तो वो जमा पक्ष में ही लिखा जाता रहेगा। ऐसा नहीं है आगे जाके वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक ही साइड को यूज करते हैं। अगर मोहन से कोई लेन देन कर रहे हैं, लेन कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं, तो आप एक साइड में लिख रहे हैं, तो अगर उसको दोगे भी ना तो भी उसी साइड में लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे दोहरा लेखे प्रणाली है कि वहां पर बदल जाएगी, ऐसा नहीं। इसमें तो एक साइड में लिख रहे हो तो उसे एक साइड में ही लिखा जाएगा। एक पर्सन का लेखा। रुपये एवं पैसों के लिए अलग खाने नहीं। देखिए भारतीय बहीखाता पद्धति में रकम लिखने के लिए लिखने का ढंग अंग्रेजी पद्धति से बिल्कुल अलग है। भारतीय पद्धति भारतीय पद्धति में रुपये व पैसे लिखने के लिए अलग अलग खाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक खाने को पूरी तरह रकम रकम लिख दी जाती है। विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग, तो इसमें क्या होता है? भारतीय इस प्रणाली के अंतर्गत रोकड़, तोल, वजन आदि के लिए विशिष्ट प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय बहीखाता प्रणाली में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अगर बात करें, आपको लिखना है 200 रुपये। अगर आपको लिखना है 200 रुपये लिखना है, तो आप कैसे लिखते हैं? 200 रुपये। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखते। इसमें क्या करते हैं? इसमें लिख देते हैं इस तरह से, 200 और रुपए। तो देखिए ये क्या है? ये लाइन, ये साइन जो है, ये चिन्ह क्या दिखा रहा है? ये चिन्ह दिखा रहा है रुपए का, कि ये रुपए का चिन्ह है।
जैसे 500 रुपये लिखना है, 500 रुपये, 500 रुपये। तो देखिए 500 रुपये इस तरह से लिखे जाते हैं, 500 रुपये इस तरह से लिख देते हैं। अगर कहते हैं 700 रुपये लिखो तो 700 रुपये इस तरह से लिख दिए जाते हैं। 600 मत समझना इसको, ये हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, शुद्ध हिंदी में इस तरह से लिख दिए जाते हैं। तो ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों का, ऐसे ही काफी चिन्हों का प्रयोग इस प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, योग मतलब टोटल। योग लिखने का ढंग, दोनों पक्षों के योग एक ही पंक्ति में नहीं लिखे जाते, वरन अंतिम प्रविष्टि के ठीक नीचे। ये नहीं है कि एक उसी लाइन में लिखे जाएंगे जिसमें आप पैसे लिखते आ रहे हो ऊपर से, इस तरह से लिखते आ रहे हो 200 रुपये, या आप 300 रुपये, या आपके 400 किस तरह से लिखेंगे, इसी के नीचे लिखते आ रहे हो आप कि 400 रुपये। ठीक है, ऐसे नहीं होंगे। इसमें क्या होते हैं, जैसे आपने लेखा किया तो लास्ट में यहाँ पर दिखा देते हैं कि टोटल कितना हो गया, 6 और 3 900। तो यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि टोटल 900 रुपये, यहाँ इसके नीचे। तो प्रविष्टियों के ठीक नीचे जो एंट्री होती है, प्रविष्टियां होती हैं, उनके ठीक नीचे टोटल दिखा दिया जाता है, जिसको क्या लिखा जाता है, योग। योग दिखा दिया जाता है। कच्ची एवं पक्की बहियों का प्रयोग, इस पद्धति में लेखे कच्ची बहियों में किए जाते हैं और उसके बाद, उसके पश्चात फिर पक्की बहियों में भी किए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो ऐसे हुआ जैसे पहले क्या करते हो आप, जर्नल में लिखते हो और जर्नल के बाद फिर उसके लेजर में एंट्री करते हो, अकाउंट्स बनाते हो। या जैसे आप क्या बनाते हैं, पहले आप पैटी कैश बुक बनाते हैं, पैटी कैश बुक, और उसके साथ साथ ही आप कहाँ, आप कैश बुक भी बनाते हैं, मेन कैश बुक भी बनाते हैं। छोटे छोटे खर्चे किससे दिला देते हैं, छोटे रोकड़िया से, पैटी कैशियर से। तो इसी तरह से यहाँ भी कच्ची बही अलग बनती है और पक्की बही अलग बनती है। तो ये हो गए हमारे भारतीय बही खाता प्रणाली की कुछ विशेषताएं। क्या हो गई हैं? कुछ विशेषताएं। तो एक बार याद रखना, भारतीय बही खाता प्रणाली कौन सी प्रणाली है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसका जन्म भारत में ही हुआ है, जो भारतीय भाषा में लिखी जाती है, और इसमें बहियों का प्रयोग किया जाता है, बिना लाइनों वाली होती हैं, इनमें सले बनाई जाती हैं, भारतीय भाषा में लिखी जाती हैं। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें भारतीय भाषा का प्रयोग होगा, बहियों का प्रयोग होगा, यहाँ पर सलों का प्रयोग होगा, लाइन नहीं खींची जाती। दिनांक लिखने का ढंग जो होता है वो अलग होता है, दिनांक अलग से लिखी जाती है जमा और नाम पक्ष में। बायां पक्ष जो होता है वो जमा होता है और आपका दायां पक्ष आपका नाम होता है। इसमें लोचशीलता पूरी तरह से होती है, बहुत ज्यादा लोचशील होती है, क्योंकि इसमें बिजनेस के अनुसार इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसमें गोपनीयता होती है, क्योंकि कोई, ये भारतीय भाषा में लिखी जाती है, इसलिए किसी को दूसरे को पढ़ना ये कठिन होता है। वैज्ञानिक पद्धति होती है, क्योंकि इसमें भी हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं। रुपये और पैसों के अलग से खाना नहीं बनाया जाता। इसमें जिसमें आप लिख रहे हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, उसी के पास रुपए को भी लिख देते हैं। इसमें विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे रुपए के लिए चिन्ह मैंने आपको बनाकर दिखाया है। योग लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे ही आपकी एंट्री पूरी हो जाती है, एंट्री के जस्ट नीचे आप योग कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे आपकी पैटी कैश बुक बनाई जाती है, इसी तरह से यहाँ भी कच्ची और पक्की बहियां बनाई जाती हैं। तो ये थी विशेषताएं। अब देखते हैं इसके गुण। देखिए, कोई भी पॉइंट छोड़ना मत, क्योंकि पता नहीं आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाएगा। और वैसे भी ये एक ऐसा क्लास है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और दूसरा हर आयोग में नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी क्लास है जिसको आपका राजस्थान नहीं पूछता, जिसको बिहार नहीं पूछता, लेकिन डीएसएस भी नहीं पूछता, लेकिन आपका एलटी पूछ रहा है। तो ये आपकी एलटी स्पेशल क्लास है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, इसमें बिल्कुल भी कुछ स्किप ना करें। बही खाता का अर्थ समझ लें, भारतीय बही खाता का अर्थ, उसकी विशेषताएं ध्यान से याद रखें, और साथ में गुण भी याद रखें कि इसके गुण क्या क्या। देखिए, ये सरल सरल होती है, ये प्रणाली। इसके गुण की बात करें, ये सरल होती है, सुविधाजनक होती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इसको आसानी से समझा जा सकता है और भारतीय भाषा में होती है। अगर बात करें सरल भाषा होगी इसमें लिखने की भी, बहुत शुद्ध स्थानीय भाषा होती है, जैसे जहाँ जिस स्थान पर जो भाषा बोली जाती है उसी का प्रयोग इस बहियों को बनाने में किया जाता है। दूसरी ये मितव्ययिता होती है इसमें। आप कहेंगे सर ये मितव्ययिता क्या है? देखिए, मितव्ययिता होती है इकोनॉमिकली, मतलब ये कम खर्चीली होती है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है इसको यूज करने में। इस
प्रणाली को यूज करने में। और देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक मान्यता, इस प्रणाली को द्वारा रखे गए हिसाब को सरकारी अधिकारी स्वीकारी कर स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं इसको? स्वीकार करते हैं। वो भी इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है? करते हैं क्योंकि इस प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ये इसके गुण हैं। लोचपूर्ण होती है, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रणाली होती है, इसमें इसके कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर ये यहाँ पर लेखे किए जाते हैं। गोपनीयता होती है, इसको मुंडिया भाषा में प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो मुंडिया भाषा तो सभी तो आसानी से जान नहीं सकते, तो यहाँ गोपनीयता भी होती है। इसके जो नियम होते हैं, इसके जो रूल होते हैं, वो बहुत ज्यादा सरल होते हैं। बहुत नियम बहुत अधिक सरल होते हैं। बही खाता प्रणाली के साथ में दोष भी हैं कुछ। जब गुण है तो यहाँ पर दोष भी हैं। अब दोष क्या है, देखिए अब दोष भी पढ़ लेते हैं। यह प्रणाली अंग्रेजी बही खाता अंग्रेजी बही खाता प्रणाली की तुलना में कम विकसित तथा कम विवेकपूर्ण है। इतनी विकसित नहीं हुई जितनी आपकी इंग्लिश प्रणाली हुई, क्योंकि इसका यूज कहाँ होता है? केवल भारत में। और बही खाता जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसकी बात करें तो वो तो पूरे विश्व में यूज होता है, उसका पूरा विश्व यूज करता है। इस प्रणाली को दोष प्रमुख रूप से इस प्रकार है। पहला, असुविधाजनक। इस प्रणाली में कोरे पन्नों वाली बड़ी बड़ी बहियों का प्रयोग किया जाता है। प्राय मुंडिया भाषा में प्रयोग प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राय क्या होता है? मुंडिया भाषा का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, मुंडिया भाषा का, जिस कारण इस प्रणाली का प्रयोग करना असुविधाजनक हो जाता है, सुविधाजनक नहीं रहता। इसका दोष भी है। जालसाजी का इसमें भय रहता है, डर बना रहता है जालसाजी का। जालसाजी का कैसे? प्रयोग होने वाली बहियों में पन्नों की संख्या अंकित नहीं होती, उस पर बहियों पर संख्या अंकित नहीं होती, तथा पहियों पर डोरी से बंधी होती है, जिसकी डोर खोलकर नए पृष्ठ जोड़ना अथवा पुराने पृष्ठ निकालना सरल रहता है। अतः जालसाजी का भी इसमें डर बना रहता है, भय बना रहता है, क्योंकि जो धागे जो डोरी बंधी होती है उसको आप आसानी से खोलकर उसमें आप पेच बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। रोकड़ बहियों की संबंधी दोष। रोकड़ बही में केवल रोकड़ संबंधी व्यवहार का ही लेखा नहीं किया जाता, रोकड़ बही में उधार क्रय विक्रय का भी लेखा किया जाता है। देख लो, आप तो डबल एंट्री सिस्टम में ये कहते थे कि उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो नगद में होंगे, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो उधार में हो रहे हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। और दोष देखें इसका, तो माल खाता इस पद्धति में प्राय व्यापारी माल के लेन देनों के लिए माल खाता ही तैयार करते हैं। व्यापारी माल खाता खाते द्वारा ही सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञात करते हैं, जिससे सकल हानि या सकल लाभ सही 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 ज्ञात नहीं हो पाता। इसमें माल खाते के आधार पर ही क्या कर देते हैं? इसमें माल खाते के आधार पर ही लाभ हानि का पता लगा लिया जाता है। तो याद रखना, माल के आधार पर मतलब लाभ हानि का किस तरह से पता लगाया जाता है? माल के आधार पर। कच्ची रोकड़ बही, इस प्रणाली में लेखे करने के लिए कच्ची रोकड़ बही भी बनाई जाती है, जिससे आवश्यक रूप से काम बढ़ जाता है। ये भी इसका एक दोष है। स्वीकार्य संतुलित प्रणाली का अभाव। इस प्रणाली द्वारा लेखे रखने में स्वीक्रिय संतुलन प्रणाली प्रयोग नहीं की जाती। यदि कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसका ज्ञान सरलता से नहीं हो पाता। डबल एंट्री सिस्टम में तो आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि क्या अर्थमेटिकल एरर है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। समायोजन का अभाव होता है, एडजस्टमेंट इसमें नहीं किए जाते हैं। अंतिम खाते बनाते समय समायोजन के लेखे यहाँ पर नहीं किए जाते हैं, मतलब एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं की जाती, और इसी कारण फर्म के जो अंतिम खाते होते हैं वो शुद्ध शुद्ध नहीं हो सकते। ठीक है, अंतिम खाते भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। पूंजीगत तथा आयगत मदों में इसमें अंतर नहीं किया जाता है। इस प्रणाली में जो सबसे बड़ा दोष ये भी है कि यहाँ पर ये नहीं देखते कैपिटल नेचर का आपका ट्रांजैक्शन है या आपका रेवेन्यू नेचर का है। यहाँ पर इन दोनों में भेद नहीं किया जाता है, अंतर नहीं किया जाता है, जिससे लाभ या हानि की गणना पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाती।
तीन खाने वाली रोकड़ पुस्तक का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर तीन खाने वाली कोई रोकड़ बही नहीं बनाई जाती, जिससे बैंक और छूट का ज्ञान सही सही नहीं हो पाता है। ये भी क्या है, इसका दोष है। दूसरा नेक्स्ट इसमें दोष क्या है, खुदरा रोकड़ बही नहीं। देखिए वहां तो हम पैटी कैश बुक बना लेते हैं, यहाँ पर पैटी कैश बुक नहीं बनाते। भारतीय बही खाता प्रणाली में खुदरा रोकड़ बही का प्रयोग नहीं किया जाता। इस कारण जो फुटकर खर्चों का सही ज्ञान यहाँ पर नहीं हो पाता है कि फुटकर खर्चे जो कौन कौन से हैं। प्रणाली का उल्लेख, प्रमाणकों का उल्लेख नहीं। आवश्यक जो प्रमाणक होते हैं, वाउचर होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनका उल्लेख या लेखा बहियों में नहीं किया जाता है, ये भी उचित नहीं है। और इसमें तो हम जो भी वाउचर होते हैं, हमारे जो भी वाउचर होते हैं मतलब एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका लेखा करते हैं, वो भी बनाते हैं हम, यहाँ पर वो नहीं बनाए जाते हैं। हुंडी खाता न रखा जाना। व्यापार में हुंडियों का लेन-देन तो किया जाता है, लेकिन अलग से हुंडी का कोई खाता नहीं बनाया जाता, इसलिए ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर इसकी ये कमियाँ थी, इसलिए जब कमियाँ हैं, जब इसमें दोष है, तो फिर दोष को दूर करने के लिए कुछ सुधार के लिए क्या दिए गए हैं, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, ताकि क्या हो जाए, ये उपयोगी हो जाए और इसकी कमियाँ दूर हो जाए। तो वो क्या-क्या दिए गए हैं देखिए, सुविधाजनक बहियाँ, लंबी-लंबी बहियों के स्थान पर जिल्दवार सुविधाजनक रजिस्टरों का प्रयोग होना चाहिए इसमें, और पृष्ठ संख्या भी उसमें लिखी जानी चाहिए। जो आप यूज कर रहे हो ना रजिस्टर, उन रजिस्टरों पर पेज नंबर भी लिखा होना चाहिए, जिससे जालसाजी का या उसके फटने का, निकालने का, जोड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा सुझाव ये है कि खानेदार बहियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो खानेदार मतलब कॉलम वाली बहियां होती हैं, उनको यूज में लाइए। उनमें यूज में लाने में क्या है, उसमें और अधिक शीघ्रता से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये क्या है, सुझाव है ये भी। वापसी बहियां, इसमें क्या है, अगर माल वापस होता है तो यहाँ पर क्रय वापसी और विक्रय वापसी का भी प्रयोग करना चाहिए। मतलब इनको ये नहीं है एक ही बहिये में लिख रहे हो, क्रय वापसी के लिए अलग बही बनाई जानी चाहिए, विक्रय वापसी के लिए अलग बही बनाई जानी चाहिए। प्राप्य व देय बिल बहियां, देखिए हुंडी के स्थान पर प्राप्य बिल तथा देय बिल अलग अलग बना सकते हैं। पुस्तकें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप प्राप्य बिल और देय बिल के लिए अलग अलग से बना सकते हैं। मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के लिए अलग अलग बहियां बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें परेशानी दूर हो जाएगी। चल संपत्तियों का मूल्यांकन, जो करंट एसेट है उनका भी इसमें मूल्यांकन होना चाहिए। किसका? करंट एसेट का मूल्यांकन होना चाहिए। करंट एसेट क्या है आपकी? चल संपत्तियां। व्यापार में हानि की संभावना के लेखे होते हैं, लेकिन चालू संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, चालू संपत्ति भी यहाँ पर वास्तविक मूल्य पर दिखाई जानी चाहिए कि अब उनका क्या मूल्य है। समय समय पर उनका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। समायोजन का लेखा भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समायोजन का लेखा नहीं होता, जिससे क्या होता है कि सही प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर समायोजन का भी लेखा मतलब एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। खर्चे अलग-अलग तरह से लिखे जाने चाहिए। अलग-अलग तरह से का मतलब ये है कि कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित मदें होती हैं, उन पर कितना व्यय हुआ, कुछ अनिश्चित होती है। कहने का मतलब है कुछ फिक्स नेचर के होते हैं एक्सपेंसेस, और कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार-बार होते रहते हैं, तो उनको अलग-अलग लिखा जाना चाहिए। उधार लेन-देन का अलग लेखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है नकद भी एक ही वही में लिखा जा रहा है एक ही पेज पर, और उधार भी नहीं, अलग लिखा लिखा जाना चाहिए। अलग-अलग उनके लिए रोकड़ बही में केवल नगद लेन-देन ही लिखे जाने चाहिए, और उधार क्रय बही में होना चाहिए। उधार विक्रय बही में होना चाहिए। तो रोकड़ बही में भी सुधार करना है आपको। छोटी-छोटी जो रोकड़ है, बैंक का कॉलम अलग बनाइए, रोकड़ का कॉलम अलग बनाइए। और लघु रोकड़ बही रखी जानी चाहिए। कच्ची व पक्की रोकड़ बही अलग-अलग नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, लघु हो सकती है, लघु बना लीजिए छोटे-छोटे खर्चों के लिए। व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता। देखिए सकल लाभ
और सकल हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता तथा शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया बनाया जाना चाहिए। अब आप इसके जो सुझाव हैं, इन सुझावों को देखकर आप सोच रहे होंगे, सारे सुझाव जो दिए गए हैं वो सुझाव हैं जो डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं। इसका मतलब ये है, सुझाव ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपकी भारतीय बही खाता प्रणाली है, उसको घूम फिरा कर उसमें इम्प्रूवमेंट करके क्या बना दीजिए, डबल एंट्री सिस्टम बना दो उसका भी। बिल्कुल ऐसी ही बना दे जैसे दोहरा लेखा प्रणाली होती है, डबल एंट्री सिस्टम होती है। ठीक है? तो ये इसमें सुधार हैं और अब यहाँ सुधार भी हो गए। तो देखिए आगे की अगर बातें करें, आगे अब इसमें बहुत कुछ होना है, बहियाँ होनी है, डिफरेंस होना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी होने हैं, जिनको हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा लंबी और वीडियो नहीं बनानी है। आपकी आधे घंटे की वीडियो, आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, ज़्यादा इस पर नहीं लेनी। कोर्स की टेंशन ना लें आप, जितना कराया जा रहा है उसको आप ध्यान से करते रहें, लर्न करते रहें, कोई भी पॉइंट ना छोड़ें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तैयारी अपनी बढ़िया रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।